नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माई एकेडमी में। आज का टॉपिक है एग्रीकल्चर सिस्टम इन इंडिया और इसके बारे में हम थोड़ी बहुत बात कर चुके हैं पहले, जिसमें मैंने आपको अलग अलग पॉइंट्स बताए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, जैसे कि कृषि क्षेत्र का योगदान, एम्प्लॉयमेंट के, रोजगार के क्षेत्र में या जीडीपी के उसमें, ये सारी चीज़ें बताई। फिर सब्सिडी के बारे में बताया, सब्सिडी की रिक्वायरमेंट क्या है, एग्रीकल्चर के चैलेंजेस क्या हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की हैं। क्लियर? अब आगे हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट कमिटीज और रिफॉर्म्स के बारे में जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र से बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हैं, और एग्रीकल्चरल रिफॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई हैव टोल्ड यू व्हाई। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। Government schemes and measures in agriculture sector, that is the today's topic. In this particular topic we'll be dealing with different segments. The segments will be related to government measures to deal with problems of agriculture. Apart from it, to supplement farmers' income so that जो डिस्ट्रेस है वो कम हो। क्लियर? नाउ मूविंग टू द टॉपिक, आई विल बी टॉकिंग अबाउट the steps taken by the government. The first such step, which is the latest step, one of the latest step which you need to know, is the Farmers Producers Organization. Government has planned to set up 10,000 of FPOs for the promotion and formation for the necessary financial support in the आत्मनिर्भर पैकेज। तो आत्मनिर्भर पैकेज में 10,000 FPO की बात की है। What these FPOs are? These FPOs are Farmers Producers Organization। काम क्या होता है इनका? अगर हम बात करें FPO का काम की बात करें तो ये एक फार्मर और प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि क्या है, बेसिकली ग्रुप ऑफ फार्मर्स का एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई। ग्रुप ऑफ फार्मर्स, किसानों के समूह को मिलाकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है जहाँ पर प्रोड्यूसर और फार्मर्स एक साथ मिलकर काम करते हैं। ये काम क्या करेंगे? ये एफपीओ का काम क्या होगा? एफपीओ जो है वो इनपुट से लेकर के लास्ट मार्केटिंग तक, आउटपुट के बाद मार्केटिंग तक सारे स्टेप्स पे किसानों की मदद करेगी, किसानों को सपोर्ट करेगी, फिनेंशियल एड प्रोवाइड कर सकती है, उसके अलावा टेक्नोलॉजी के लिए असिस्ट कर सकती है कि कैसे बेटर फार्म यील्ड हो, कैसे और क्वालिटी अच्छी हो, प्रोडक्टिविटी अच्छी हो। अपार्ट फ्रॉम इट हेल्प करेगी, जब एक व्यक्ति कोई सामान लेने जाएगा तो उसको उसी दाम पे मिलेगा, लेकिन अगर वही सामान कोई बल्क में लेने जाता है तो उसको थोड़ा सा वो सस्ता पड़ जाता है होलसेल में, तो वो भी काम कर सकती है। सो व्हाट वुड बी द बेनिफिट्स ऑफ एफपीओ दैट यू मस्ट नो? लेट मी टेल यू अबाउट द बेनिफिट्स which एग्रीकल्चर सेक्टर कैन गेट फ्रॉम एफपीओज। एक तो पहली चीज हो गई अवेयरनेस दे सकते हैं क्या, कि जो बेटर फार्म प्रैक्टिसेस हैं उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए, जैसे बेटर सीड्स, एडिक्वेट गुड फर्टिलाइजर, ये सब। दूसरा पॉइंट, दे कैन ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्ट। जब बल्क ट्रांसपोर्ट होगा तो इट विल रिड्यूस व्हाट, ये रिड्यूस करेगा आपके मार्केटिंग कॉस्ट को, विच विल फर्दर सप्लीमेंट द इनकम। दूसरी तरफ कहीं रॉ मटेरियल लेना है
जो नेसेसरी रॉ मटेरियल है, जैसे कि सीड्स हो गई, फर्टिलाइजर्स हो गए या कुछ और हो गए, इन सब को लेने के लिए भी बल्क में प्लान कर सकते हैं। बल्क में ले कहाँ से? होलसेल से, तो प्राइस विल कट डाउन। So these prices which will cut down will automatically supplement the farmer's income. Clear? And thereafter the other points are, जो क्रेडिट फैसिलिटी है जिससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसको इन्हांस करके अच्छा कर सकते हैं। हायरिंग, थ्रेशर्स, कैंपेन्स and other things can also be utilized over here. तो FPO ऑल टुगेदर एक पूरा अप्रोच है, जो ये पूरा अप्रोच क्या कर सकता है? बेनिफिट दे सकता है अलग अलग मीडियम्स पे। ठीक है, ये बात होगी FPO कैसे हेल्प करेगा। अब बात करेंगे FPO के सेगमेंट में आगे। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, अलग अलग लेवल्स पर जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड नॉन फार्म एक्टिविटीज हैं या अलाइड एक्टिविटीज हैं उनके लिए, प्लस प्री सीजन फार्मिंग के लिए और भी ऑप्शंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैश क्रॉप्स के लिए कुछ स्पेशल वो करना, डेवलप करना है, फार्मिंग का सेगमेंट डेवलप करना, जैसे ग्रीन हाउस चैम्बर्स बनाए जाते हैं और भी चीज़ें हैं उसके लिए। अपार्ट फ्रॉम इट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जैसे इरिगेशन फैसिलिटी के लिए डिफरेंट इरिगेशन सिस्टम्स हैं, वहाँ पे हेल्पफुल हो सकता है। उसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ सम सॉर्ट ऑफ रोड्स विद इन द खेत एंड फार्म्स, प्लस मैकेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल हो सकता है एंड अदर थिंग्स। सो इन सब के लिए 1 लाख करोड़ का एक एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट फंड बनाया गया है। प्लस स्टोरेज की जो सबसे बड़ी समस्या है उसको भी दूर किया जा सकता है इसके थ्रू। सो देयर इज अ लॉट टू डू इन इट एंड डिफरेंट पोल्ट्री फार्म्स एंड अदर थिंग्स थ्रू दैट इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी डेवलप्ड। सो ऑल दीज स्टफ्स आर देयर। देन another point, that is the digital use of digital technology. What government is focusing is, they are focusing on application of digital technology at all stages in the agriculture value chain. कैसे करें ये समझिए। एडॉप्शन ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी है इन एग्रीकल्चर विच हैज अ पोटेंशियल टू रिवॉल्यूशनाइज इंडियन एग्रीकल्चर। बहुत सारा कुछ प्लान आउट है, ऑल्दो इट्स अ फार साइटेड ड्रीम, बट हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो सकता है। सीड्स के डिस्बर्सल के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर के डिस्बर्सल के लिए यूज कर सकते हैं, ताकि ऑप्टिमाइज्ड प्लस प्रीसाइज वो। अदर चीजें हैं, बेनिफिट्स क्या क्या हैं? बी कीपिंग, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम इज ऑल्सो देयर, एग्रो फॉरेस्ट्री है, रिस्ट्रक्चर्ड बैम्बू मिशन है, एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू जनरेशन वाटरशेड गाइडलाइंस। सो ऑल दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट एंड गवर्नमेंट इज taking steps just to increase the non-farm activities or livestock rearing activities or other activities so that can supplement farmers' income. See, the major scope अशोक दलवाई कमेटी की रिपोर्ट थी for increasing farmers income. So doubling the farmers income, if they may ask in your exam, so you can write about Ashok Dalwai committee report which has given certain recommendations, 7 set of recommendations for doubling the farmers income. What are those recommendations? These are given below. See, doubling farmers income is a target set by Government of India that we all know in February 2016 and achieved by, which is extended now to be achieved by, but due to COVID
एंड अदर प्रॉब्लम्स इट वाजंट अचीव्ड, सो इसको अचीव करने का टारगेट एक्सटेंड किया गया। एंड द गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड एन इंटरमिनिस्ट्रियल कमेटी ऑल्सो इन अप्रैल 2016 विच इशूज रिलेटेड टू the DFI. The chairman of the committee was Mr. Ashok Dalwai. उन्होंने कुछ स्ट्रैटेजी दी, उन्होंने 7 सोर्सेज ऑफ इनकम ग्रोथ के लिए बात की उनकी कमेटी ने। वो क्या थे उनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं और जान लेते हैं। उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट को ऐसे मेजर्स लेने हैं जिससे क्रॉप प्रोडक्टिविटी में इंप्रूवमेंट हो। पहली चीज मेजर्स ये लेनी है कि लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी में भी इंप्रूवमेंट हो। अब समझना, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी में अंतर होता है। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, उसी पर्टिकुलर लिमिटेड एरिया में कितना अच्छा आपने प्रोड्यूस किया है, और प्रोडक्शन का मतलब होता है कितना प्रोड्यूस किया है। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। यहां पर रिसोर्सेज यूज इफिशिएंसी एंड सेविंग्स इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दैट आई टोल्ड यू हाउ दिस कैन बी डू इट। ये एफपीओ के माध्यम से भी हो सकता है, अन्य भी माध्यम है, अभी आगे इसके बारे में बात करेंगे। इंक्रीज इन क्रॉपिंग इंटेंसिटी, जो क्रॉपिंग है उसकी इंटेंसिटी भी इंक्रीज हो, और डाइवर्सिफिकेशन की भी बात है हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ। जो मोनोकल्चर का सिस्टम चल रहा है उससे बाहर निकल के हमें हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहिए, सो दैट कैन सप्लीमेंट फार्मर्स इनकम। ऑल्सो इंप्रूवमेंट इन रियल प्राइसेस रिसीव्ड बाय द फार्मर्स। यहाँ पे घपला का कौन करते हैं, मिडिलमैन करते हैं, दलाल करते हैं बीच में जो। एंड शिफ्ट फ्रॉम फार्म टू नॉन फार्म एक्टिविटीज लाइक एनिमल रियरिंग एंड ऑल। So these are the major 7 points, that is improvement in crop productivity, improvement in livestock productivity, resource use efficiency or savings in the cost of production, increase in the cropping pattern, diversification towards high value crops, improvement in real prices received by farmers, and shift from farm to non-farm activities. So all these points were the important points which were a part of strategy of the government. अगर आप schemes देखोगे तो schemes में भी यही किया गया है। I'll tell you how. जैसे इंप्रूवमेंट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं जब हम, तो गवर्नमेंट क्या लेके आती है, सॉइल हेल्थ कार्ड। सॉइल हेल्थ कार्ड के अलावा गवर्नमेंट किसकी बात करती है, प्रीसीजन फार्मिंग की बात करती है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की बात करती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करती है। इसके अलावा अलग अलग मिशन चलाती है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन और हॉर्टिकल्चर मिशन। वाई ऑल दिस मिशन, जस्ट टू इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्टिविटी। उसके अलावा लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए अलग अलग मेजर्स गवर्नमेंट ने किए हैं, जैसे इनके लाइव स्टॉक के रियरिंग के लिए स्कीम्स एंड प्लान्स है गवर्नमेंट के पास। उसके अलावा गवर्नमेंट के पास नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है जिसके थ्रू वैक्सीनेशन कर रही है, फुल वैक्सीनेशन ऑफ फुट एंड माउथ डिजीजेस एंड अदर थिंग्स। देन पोल्ट्री फार्मिंग के अलावा फिशरीज के डेवलपमेंट के लिए, अलग अलग सेगमेंट्स में डेयरी के डेवलपमेंट के लिए। सो गवर्नमेंट हैज डिफरेंट प्लान्स एंड विद दोस प्लान्स गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ दीज सेक्टर्स। फिर रिसोर्स यूज इफिशिएंसी और सेविंग्स इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए सिंपल एग्जांपल यू कैन राइट, करंटली एफपीओ है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट सपोर्ट है सब्सिडी के फॉर्म में, यू कैन राइट दैट। पीएम किसान भी यहाँ लिख सकते हो। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया है वो इसी पर्पस के लिए बनाया है। देन इंक्रीज इन क्रॉपिंग इंटेंसिटी, हाई वैरायटी सीड्स या गुड वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल और बाकी सारी चीज़ें। डाइवर्सिफिकेशन के लिए फिर अगेन नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जिसके तहत अलग अलग फूड ग्रेन्स को इंक्लूड किया गया है, सेरेल्स को, न्यूट्री सेरेल्स को, पल्सेस को, सो डैट जो मोनोकल्चर है उसको अवॉइड किया जा सके। और हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ भी ध्यान देना है जिससे ज़्यादा बेनिफिट होता है। दूसरी तरफ रियल प्राइसेस मिले फार्मर्स को, इसके लिए मिडिलमैन को कर्व करने के लिए एपीएमसी एक्ट लाया गया था जिसको ई नाम के थ्रू मंडी से जोड़ा जा रहा है, सो डैट ज़्यादा से ज़्यादा पेनिट्रेशन बेनिफिट इनको मिले। और शिफ्ट फ्रॉम फार्म टू नॉन फार्म ऑक्यूपेशन, दैट इज लाइव स्टॉक रियरिंग, एनिमल रियरिंग का हो गया, फिशरीज हो गया या अदर एक्टिविटीज हो गई विद इन द फार्म्स। सो दीज आर द पॉइंट्स विच गवर्नमेंट इज टेकिंग एंड दैट इज इंपॉर्टेंट टू यू। आगे और भी चीज़ें आएंगी, देखते रहो, देखते जाओ।
Soil health card scheme I told you व्हाट इट इज ऑल अबाउट। देखो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के बारे में पूछा भी जा चुका है यूपीएससी में 2-3 बार, एक आध बार स्टेट पीसेस में भी पूछा गया है। व्हाट इट इज ऑल अबाउट, 2015 की स्कीम में हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू असिस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स टू इशू सॉइल हेल्थ कार्ड्स टू ऑल फार्मर्स इन द कंट्री। अब यहाँ पे कई सारी चीजें गलत पूछ सकता है, ये केवल और केवल आपको आपकी सॉइल के हेल्थ के बारे में बताएंगे और ये बताएंगे आप अपनी सॉइल के हेल्थ को क्या क्या करके और अच्छा कर सकते हो, मतलब क्या न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है आपकी सॉइल को, कितनी फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट है या बाकी चीजों की रिक्वायरमेंट है। सो ऑल दोज थिंग्स दे विल आस्क। Just a minute. Then soil health card provide what? It provides information to farmers on nutrient status of their soil along with recommendations on appropriate doses of nutrients. बस यही काम है soil health card का, that you should remember. यूपीएससी ने क्या किया, यूपीएससी ने बोला कि soil health card के बेसिस पे आपको क्रेडिट मिल सकता है। No, there is no provision like that. They will only tell you about improving soil health and its fertility. So ये याद रखना है soil health card के बारे में, स्टेट बेसिस में पूछा जा सकता है आपसे। Then thereafter नीम कोटेड यूरिया, अगेन क्या है, टू रेगुलेट द यूज ऑफ यूरिया, पहली चीज ताकि यूरिया का अलग उसमें यूज ना हो रहा, बाकी नेबरिंग नेशंस में भेज करके हम कुछ और बना रहे हैं यूरिया के थ्रू। फॉर एग्जांपल नैप्थलीन बॉल्स का कॉन्टेक्स्ट हो गया, या यूरिया के थ्रू एक things easier, and also at the same time just to make proper use of urea, the government has came up with a plan of neem coated urea. What it does, it enhances the availability of nitrogen to the crop, पहली चीज, और cost of fertilizer application। पॉइंट ये है, इसमें बेनिफिट क्या होता है, ये स्लो डाउन कर दे देता है फर्टिलाइजर की रिलीज को, सो दैट तुरंत सारा का सारा फर्टिलाइजर एब्जॉर्ब नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, and it makes it available to the crop in an effective manner. That is one point. Also, the entire quantity of domestically manufactured and imported urea is now neem coated. Reason इसके पीछे यही था। The reports from the field are also positive, and it saves, expected saving is around 10% of urea consumption. So they result in reducing the cost of cultivation and improved soil health management at the same time. Clear? Then next to it, परंपरागत कृषि विकास योजना। द परंपरागत कृषि विकास योजना, if I talk about, what are the major points here are, it is being implemented with a view to promote organic farming in the country. The farming by परंपरागत, जहां पर we are not using chemical fertilizers, because initially chemical fertilizers की availability थी नहीं, so we are talking about those traditional, those ancient means जिससे we used to do the farming, and that was more nutritious the food crops were. तो क्या करने के लिए, it will improve the soil health, organic matter content, increase net income of the farmers so as to realize the premium prices. So point is, जब केमिकल फर्टिलाइजर की हायर कॉस्ट किसान को नहीं पे करनी पड़ेगी, सो इट विल हेल्प हिम टू सप्लीमेंट हिज इनकम मोर। क्लियर? नेक्स्ट टू इट, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। यू ऑल नो कि इसके पहले भी सिंचाई योजना थी, बट गवर्नमेंट हैज मोर इम्प्रूव्ड इट, रिफॉर्म्ड इट टू सम एक्सटेंट, and came up with this Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana. This Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana, which was started on 1st of July 2015,
with the motto of हर खेत को पानी, what is happening with it? It is being implemented to expand the cultivated area with assured irrigation, reduce wastage of water and improve water use efficiency. Per drop, more crop. That is also one thing of it. So it is launched on 1st July 2015 with the motto of हर खेत को पानी. ठीक है. The major points were to expand the cultivated area with assured irrigation. एक्सपेंड करना था कल्टीवेशन एरिया को, उसके अलावा वेस्टेज ऑफ वाटर को कम करना था और इंप्रूव करना था वाटर यूज एफिशिएंसी को. सो वो केवल इस पे फोकस नहीं कर रहे हैं कि हम सोर्सेस को क्रिएट करने के कि एश्योर्ड इरिगेशन हो, बट ऑल्सो क्रिएटिंग प्रोटेक्टिव इरिगेशन बाय हार्नेसिंग रेन वाटर एट माइक्रो लेवल. सो इसके कॉन्टेक्स्ट में दो तीन चीजें आई. एक तो इफिशिएंट यूज ऑफ वाटर प्लस वाटर रिचार्ज भी कर रहे हैं. किसके थ्रू? रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू. ठीक है. These points are there. Then जल सिंचन, माइक्रो इरिगेशन इज ऑल्सो सिंटिवाइज व्हाट आई टोल्ड यू विद पर ड्रॉप मोर क्रॉप. ठीक है. ये सारी चीजें गवर्नमेंट कर रही है कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से. नेक्स्ट टू इट, see, all these are factual schemes. I'm just trying to make you more engaged with it because this is something which you need to read it on your own. But we are trying to cover each and every aspect so that आपकी कोई भी चीज गलत ना हो, आपको किसी भी चीज में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो. ठीक है. Now, just a minute. उस पे कुछ आ रही है क्या? वो बीच में क्या लिखा हुआ आ रहा है? अच्छा, उनका नो इंटरनेट कनेक्शन है. सच. ओके. Then ENAM. ENAM is a very potential point here and that has its own relevance. Why ENAM is a potential point? Because क्या है? एक APMC लॉ है. अगर हम एपीएमसी लॉ की बात करेंगे तो क्या है? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस मार्केट कमेटी के रिलेटेड है. सो ये एपीएमसी मंडीज बनाती है एवरी स्टेट गवर्नमेंट, बिकॉज एग्रीकल्चर इज अ स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट अंडर स्टेट गवर्नमेंट. सो क्या करती है सेंट्रल गवर्नमेंट? एक मॉडल लॉ बनाती है, उनके बिहाफ पे स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अपने स्टेट्स में पास करते हैं उन लॉज को. सो इसके तो क्या हुआ? अनाज मंडीज जो बनती हैं या एपीएमसी मंडीज जो बनती हैं, वहां पे क्या होता है? वहां पे ऑक्शनिंग के तरीके से या बोली लगती है, आपको इतने प्राइस पे बेचना है तो बेचो, हम खरीद लेंगे. सो मिडिल में इसका बहुत फायदा उठाते हैं. क्या करते हैं कि नहीं, आपस में साठगांठ कर ली, हम तो 1000 रुपए पे ही खरीदेंगे या हम 1500 पे ही खरीदेंगे. सो उससे बचने के लिए, उससे फार्मर्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट इनाम लेके आई. इनाम के थ्रू क्या है? इसके थ्रू मंडीज जो है वो इनाम से जो भी मंडीज कनेक्टेड होंगी वो एक प्लेटफॉर्म दिखाएगा कि कहां पे वही अनाज कितने रुपए में बिक रहा है, देयर इज यूनिफॉर्मिटी और नॉट, और उसी के बिहाफ पे यू कैन सेल योर प्रोड्यूस एट डिफरेंट मार्केट्स. सो क्या है इनाम? इनाम एक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम है जो कि इन्वेस्टर्स क्या करती है? initiation of e-market platform at national level and to support creation of infrastructure to enable across the country. That means जो सेल हो रही है फूड ग्रेन्स की फार्मर्स के थ्रू, उसको और बेटर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस ऑनलाइन मार्केट को यूटिलाइज करना. दिस वाज आल्सो अ क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी. व्हाट डज इट डज? It revolutionized the agriculture market by ensuring better price discovery. Better price discovery कैसे होगी? जब आपको पता होगा अलग अलग जगहों पे किस किस रेट पे बिक रहा है. And bringing in transparency and competition to enable farmers to get improved remuneration for their produce. Moving towards one nation one market, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी आए और पूरे देश में वो एक ही रेट पे बिक रहा हो. एमएसपी का भी प्रोविजन कुछ इसी तरीके से. वाई गवर्नमेंट बाइज इन बल्क? ताकि वो प्राइस को इंश्योर कर सके कि एक बेटर प्राइस फार्मर्स को मिल रहा है. ठीक है. अदर थिंग्स, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
दैट इज रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है। पहले ज्यादातर चीजों में इन्वॉल्व नहीं होती थी, बट अभी काफी कुछ इन्वॉल्वमेंट है, प्लस इसका प्रीमियम बहुत घटा दिया गया है। दैट मेक्स इट अ वेरी फीजिबल एंड यूजेबल टास्क फॉर द गवर्नमेंट। अब पॉइंट समझिए, सबसे पहले आते हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूं उस पर। खरीफ के लिए कितना परसेंट? 2% ऑफ खरीफ क्रॉप्स, रबी के लिए 1.5% और बाकी के लिए 5% एनुअल कॉमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए। So the scheme are only risk mitigation tools available to farmers at extremely low premium. This is very low कि जो खरीफ क्रॉप्स का एस्टिमेटेड वो है उसका 2% देना है आपको, 1.5% रबी क्रॉप्स के लिए देना है, 5% आपको कॉमर्शियल या हॉर्टिकल्चर के लिए देना है। सो ये और इंक्लूसिव बना देती है इस स्कीम को। दूसरी चीज, अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, क्या है पर्पस? इंश्योरेंस कवर कर रहे हैं प्री सोइंग टू पोस्ट हार्वेस्ट तक, मतलब जब हम सो करने के पहले से ही इंश्योरेंस ले लेते हैं और उसको पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस तक ये कवर करती है अगेंस्ट व्हाट? नॉन प्रिवेंटेबल नेचुरल रिस्क्स। सो व्हाट इज द मेजर पॉइंट? ये क्या करती है? ये एक्यूरियल बेस्ड उसको करते हैं। दिस इज नॉट एक्चुअरियल, दिस इज एक्यूरियल बेस्ड, इज शेयर्ड बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन 50%। मतलब जो एक्चुअल वे में होगा, जो वहां पे वो ऑकर हो रहा है, वहां पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का 50-50% का वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट टू इट, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, पीएम आशा। इफ यू टॉक अबाउट पीएम आशा, तो पीएम आशा में क्या चल रहा है? इट एम्ड एट इंश्योरिंग रिम्यूनरेटिव प्राइसेस टू द फार्मर्स फॉर देयर प्रोड्यूस एज अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट फॉर 2018. It is expected to increase in MSP will be translated to farmers' income by the way of robust procurement mechanism in coordination with the state government. अब इसमें तीन चीजें हैं जो आपको समझनी है। ये क्या कर रहा है? इंश्योर करेगा क्या? रेम्यूनरेटिव प्राइसेस, मतलब जो फार्मर्स को उनके गुड्स के प्राइसेस हैं वो सही मिले अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत, और ये यूनियन बजट 2018 में अनाउंस किया गया था। इससे एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि जो इंक्रीज इन एमएसपी है वो फार्मर्स की इनकम को सप्लीमेंट करेगी थ्रू रोबस्ट प्रोक्योरमेंट, मतलब मैक्स टू मैक्स प्रोक्योरमेंट करना है और स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर, so that farmers को अधिक से अधिक इनकम हो। The three schemes are part of ASHA are, first is the price support scheme, then price deficiency payment scheme, and then the pilot of private procurement and stockist scheme. What these schemes are that you need to know. So in those schemes there are different segments. First is this price support to the farmers. Thereafter there is a, अगर कभी वो हो रहा है, क्या कहते हैं, just a minute, अगर कभी डिफिशियंसी का इशू आ रहा है या उसमें आ रहा है तो हाउ टू सपोर्ट द फार्मर्स, एंड देयरआफ्टर प्राइवेट जो स्टॉकिस्ट वगैरह हैं उनका इन्वॉल्वमेंट कैसे कर सकते हैं इसमें, इन चीजों की बात थी। देन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, दैट इज पीएम किसान। What PM Kisan talks about 6,000 rupees per year, जो 3 पार्ट्स में मिल रहे हैं। 2,000 के पार्ट में, just to support the farmers in the country irrespective of their size of land holding. All the farmers will get, this is a center sector scheme. Objective क्या है? Income support. Then supplement the financial needs of the farmers in procuring various inputs and commensurate the anticipate farmer income. So एक तरीके से क्या कर रहे हैं? सप्लीमेंट कर रहे हैं फार्मर इनकम को by reducing the input cost. कैसे? 2,000 रुपए सब्सिडी के तौर पे या वैसे मिल गए इनको, ठीक है। Then I'm going bit fast क्योंकि इसमें बहुत कुछ है नहीं बताने के लिए। These are the schemes which you need to read on your own. और जो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट चीज होती है स्कीम्स की वो ये होती है, अगर आप यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, कहाँ किसने लागू किया है स्कीम को,
एंड हु विल बी द बेनिफिशियरीज, लाभार्थी कौन है, ये मेजर चीजें होती हैं। दूसरा पॉइंट ये है स्कीम्स के अलावा, इफ आई टॉक अबाउट कि आपका जो पूरा सेगमेंट है, मतलब इस एग्जामिनेशन का जो पूरा सेगमेंट है, वहां पर आपको कुछ पॉइंट्स और ध्यान में रखने होंगे स्टेट पीसीएस के लिए भी। जैसे कोई स्कीम अगर शुरू हुई है, किस डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुई है, सेक्टर स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल पीएम किसान गोरखपुर से शुरू हुई, या कोई और स्कीम हुई, उज्ज्वला योजना उज्ज्वला 2.0 महोबा से शुरू हुई, या कोई और स्कीम है, तो ऐसे नहीं याद करना है। उस पर्टिकुलर 6 महीने में या साल भर के अंदर, और स्पेशली 6 महीना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टेट पीसीएस के लिए, लास्ट 6 महीने में अगर गवर्नमेंट ने कोई स्कीम किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से लागू की है विच हैज ह्यूज पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म, तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो पर्पस जानिए, क्या ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है वो जानिए, और उसके अकॉर्डिंग उस स्कीम को नोट डाउन करिए। यू नीड नॉट टू नो ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम देयर। सो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, दैट इज अनदर scheme or mission of the government under the Department of Agriculture and Farmer Welfare and in the Ministry of Agriculture. If we talk about with this NMSA aims to promote sustainable farming or sustainable agriculture through climate change adaptation measures. अब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर लूं, ये क्या है? ये सस्टेनेबल है। क्यों? बिकॉज यू आर नॉट यूटिलाइजिंग एनी एक्स्ट्रा इनपुट एंड यू आर डूइंग इट विद इन अ सस्टेनेबल वे। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है। जीरो बजट में क्या है? आप फर्टिलाइजर या बाकी इनपुट्स के लिए ये क्या यूज कर रहे हो? फार्म के ओन सीड्स को यूज कर रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दैट फार्म ओन सीड्स, यू आर यूजिंग द फर्टिलाइजर ऑफ बायो कंपोस्ट या डीकंपोस्ट, उसको यूज कर रहे हो आप। अब देखो यहाँ पे पॉइंट्स भी होंगे। The major thrust is enhancing agricultural productivity in rain-fed areas, focusing on integrated farming, soil health management, and synergizing resource conservation. Resource conservation. Whenever there is talk about sustainable farming or sustainable development, it talks about the conservation at the same time. Also, it is committed to target, fulfill the national and international commitments of sustainable development goals. I have just told you that, and intended nationally determined contribution under Paris Agreement, जो environment से related point हो गया। इसके जो मेन कंपोनेंट्स है वो है रेनफेड एग्रीकल्चर। अब रेनफेड के लिए क्या है? रेनफेड एरिया के लिए इरिगेशन सिस्टम को बेटर करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स लेकर के आई है। सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ऑर्गेनिक मिशन है। देन दे हैव सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड ऑल। क्लियर? नेक्स्ट टू इट, the rain-fed area development program, which is under the sustainable agriculture. It is about the integrated farming system to enhance the productivity and minimizing risk related to the climate variabilities or climate issues. क्या करेंगे? क्रॉप और क्रॉपिंग सिस्टम को इस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे, जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया, लाइफ स्टॉक हो गया, फिशरीज हो गई, एग्रो फॉरेस्ट्री हो गई, एपीकल्चर हो गई, सो दैट जहां पर वाटर की रिक्वायरमेंट कम हो, प्लस विल ट्राई टू रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन केस, या फिर थ्रू सम चैनल्स वी विल ट्राई टू प्रोवाइड द इरिगेशन सिस्टम, maximizing farm returns or also mitigating the impacts of drought, floods or other extreme weathers in the event of income opportunities, ताकि वो वेस्ट ना हो इनकम अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे। ठीक है? Thereafter micro irrigation fund. If I talk about micro irrigation fund, so it is a dedicated micro irrigation fund created with NABARD and has been approved with initial corpus of rupees 5,000 crore. With rupees 5,000 crore, it has been started so that micro irrigation में investment की जा सके PPP के basis पे, public और private model भी, plus private investments और public investments को भी utilize किया जा सके। करना क्या है? Mobilizing the resources for expanding coverage of micro irrigation. ठीक है? Thereafter, तो एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी की अब हम बात करेंगे। एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी में सबसे पहली चीज ये है कि इस पॉलिसी के अंदर दो चीजों का वो है। फर्स्ट थिंग इज एमएसपी, अनदर थिंग इज प्रोक्योरमेंट प्राइस। इसके बारे में भी बात करेंगे। और ये अनाउंस कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। दिस हैज बीन आस्क्ड मेनी अ टाइम्स। ये प्राइसेस फिक्स कौन करता है? CCEA करते हैं, दैट इज कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, और इसकी रिकमेंडेशन देता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट प्राइस। दिस वाज अ क्वेश्चन इन 2015 प्रीलिम्स
हु गिव्स द रिकमेंडेशंस एंड हु फिक्सेस द प्राइस। तो सीएसीपी का काम केवल रिकमेंडेशन देना है, फिक्स करना नहीं है, ये याद रखना है। एमएसपी वगैरह फिक्स कौन करता है? कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। व्हाट इज द नीड ऑफ दिस? द नीड इज, ये जो वोलेटाइल मार्केट है, इनइलास्टिक डिमांड है और लिमिटेड स्टोरेज फैसिलिटी और होर्डिंग का चक्कर है, उससे सेफगार्ड करना इज द पॉइंट। ठीक है, देन देयर आफ्टर द नेक्स्ट पॉइंट इज objective of agriculture price policy, which I just told you. One is the price stability, to maintain the price stability in the market. प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना एक पॉइंट हो गया, ठीक है, टू मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी। दूसरा इज प्राइस सपोर्ट टू फार्मर्स। थर्ड इज प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स। फिफ्थ इज प्राइस पैरिटी इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड मैन्युफैक्चर्ड and product prices, regulation of cropping pattern. All these are the objectives of the agricultural price policy. First is price को stable रखना, दूसरा price support मिलना farmers को through MSP and other means, और consumers के interest को भी safeguard करना ताकि hoarding या volatile market या inelastic demand की वजह से prices high ना हो जाए। For example, आज के डेट में टमाटर 150 से 200 रुपए केजी के बीच में बिक रहा है, और प्रोडक्ट प्राइसेस हैं, रेगुलेशन ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न है, बहुत सारे इश्यूज हैं। देन मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इफ आई टॉक अबाउट मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो एमएसपी की जब हम बात करेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की हम बात करेंगे, सो इट इज अ प्राइस एट विच गवर्नमेंट गारंटीज टू परचेज अनलिमिटेड क्वांटिटी ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। आई हैव टोल्ड यू इन माय लास्ट क्लास, क्या करते हैं गवर्नमेंट? परचेज करती है अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ, और ये प्री हार्वेस्ट होता है, ये याद रखना, पोस्ट हार्वेस्ट नहीं होता है। ये प्री सोइंग भी कह सकते हो आप इसको, better say pre-sowing. So what are the important points from MSP? is first thing, unlimited quantity purchase कर सकती है गवर्नमेंट इस प्राइस पे। open in procurement होता है, that means there is no limit on the procurement. It is below market price and announced before sowing and just to protect the interest of farmers. So MSP clear, unlimited, pre-sowing, ये सब पॉइंट्स याद रखना बिकॉज दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर कुछ चीजों के एमएसपी दिए गए हैं जो 2022 और 2023 के लिए थे, जैसे सोयाबीन का एमएसपी है 4300, ज्वार का है 2907, अलग अलग उसका वो है, ठीक है, तूर दाल का 6600 है। So all these things have been given and there are things which have been asked from here. I'll tell you what are those things which have been asked. अब कुछ इंपॉर्टेंट एमएसपी है जो आपको पता होना चाहिए, जिसके बारे में पूछा भी जा चुका है कई बार। जैसे वीट इज वेरी फेवरेट टॉपिक फॉर स्टेट पीसीएस। स्टेट पीसीएस वीट के बारे में बार बार पूछ लेते हैं, ठीक है। सो वीट के कॉन्टेक्स्ट में जो पॉइंट है वो लिख लो। व्हाट्स द पॉइंट? वीट के बारे में अभी कितना है? 2125 है अभी, ठीक है। बाकी ये सब इंपॉर्टेंट नहीं, ग्राम थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5335 है। लेंटिल नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट ठीक है। रैपसीड एंड मस्टर्ड, सरसों 5450, सैफ्लावर 5600। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही है, ये जानो, ठीक है। अब इसमें क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बता रहे हैं, कितना है? 1065। इंक्रीज इन एमएसपी 100 रुपए है। रिटर्न ओवर कॉस्ट 100% है, ठीक है। सो दे हैव इंक्रीज्ड इट टू 1065 के अकॉर्डिंग 2125, डबल्ड इट, ऑलमोस्ट डबल्ड इट, यस। एमएसपी के बाद देयर इज वन थिंग कॉल्ड प्रोक्योरमेंट प्राइस। प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस होता है अलग अलग लेवल पे, और प्रोक्योरमेंट प्राइस की बात करते हैं। प्रोक्योरमेंट कैसे होता है? The procurement price says that it is the price at which government purchases agricultural commodities on a predetermined
क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी जो होगी वो क्या होगी, प्री डिटरमाइंड होगी, पहले से होगा कि हमें इतना ही खरीदना है, इतना पर्टिकुलर अमाउंट में खरीदना है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर देयर पीडीएस एंड बफर स्टॉक। पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिलीवरी सिस्टम, आपको पता होगा फेयर प्राइस शॉप्स होती हैं। ये फेयर प्राइस शॉप्स कुछ और नहीं होती हैं, जो राशन वाला वो होता है ना, राशन लेने जाते हैं जहां से आप, ये वही है फेयर प्राइस शॉप, इनको एफपीएस कहते हैं, पीडीएस के माध्यम से। अभी आपको बताएंगे कि ये काम कैसे करती हैं। इसके अलावा बफर स्टॉक को मेंटेन करने का काम किसका है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। होता क्या है सिस्टम, वो थोड़ा सा समझेंगे, इसके पहले ये पॉइंट समझ लीजिए। दिस इज अ टारगेट प्रोक्योरमेंट थिंग, क्लोज टू मार्केट प्राइस, वो भी क्लोज टू मार्केट प्राइस रहता है, सीक्स टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स एट द सेम टाइम, अनाउंस एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। हार्वेस्ट कैसा हुआ उसके अकॉर्डिंग ये किया जाता है। अब समझिएगा, सेंटर, एफसीआई, स्टेट्स एंड थ्रू स्टेट्स फेयर प्राइस शॉप। एफसीआई क्या करता है, खरीदता है और स्टोर करता है। स्टोर जो करता है वो सेंटर के थ्रू करता है और फिर स्टेट्स को बेचता है, और वही रिम्यूनरेटिव प्राइसेस पे स्टेट्स एफपीएस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। दिस इज द ओवरऑल वर्कबुक कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है पीडीएस सिस्टम में, पब्लिक सिस्टम में। So this was about the procurement price, MSP and other things which were important from an examination point of view. With all these efforts, I want to draw your attention towards what are the major points and systems in agriculture system in India. Clear? I hope a lot of things have been clear to you. Now, thereafter, just give me a minute. Just give me a minute. Do we have the internet connection with it? इंटरनेट कनेक्शन है इसके साथ?
Anyways, ठीक है, there is some issue with the internet. So let's start with one more topic which is very important for you from examination point of view. That is related to what? That is related to planning in India. Before that, I want to draw your attention towards one more topic which has its relevance in the agriculture segment itself. So just give me a minute. I'll start with it. See, the most important topic is related to agriculture sector. Are few topics which are left in this class. One is related to marketing, where we'll be discussing about APMC mandis. Apart from it, we'll be talking about the PDS system, the public delivery system. We need to talk about a bit of FCI and buffer stock. With all this, one important committee is शांता कुमार कमेटी. वो शांता कुमार कमेटी को हमको डिस्कस करना है, और पार्थसारथी कमेटी से भी रिलेटेड कुछ रिकमेंडेशंस है, उसको भी डिस्कस करना है. Thereafter, we need to discuss about, once all these things will be done, there are certain more points which we need to talk about, which we need to discuss at the same time. The marketing thing is there, the PDS thing is there, FCI thing is there, buffer stock is there, and thereafter, what can be done further for strengthening the agriculture system. With all these points, I will be giving a lecture in my next class on this point, because all these are important कि APMC mandis का क्या context है, how ENAM is connected to APMC mandis. All these are important points from examination point of view, and these are the perspective from mains point of view कि PDS system में reforms की बात जो करते हैं, क्या points हैं, कैसे reforms आ सकते हैं, क्या क्या और चीजें कैसे plug कर सकते हैं. यहाँ पीडीएस सिस्टम में जैम ट्रिनिटी की बात हो सकती है, बापू की बात हो सकती है. जैम इज जनधन आधार मोबाइल, बापू इज बायोमेट्रिकली ऑथेंटिकेटेड फिजिकल अपटेक की बात है, जहां पर आपके अंगूठे या आपके रेटिना के थ्रू वो करके दिया जाता है ताकि बेटर टारगेटिंग हो सके. सो दिस इज ऑल्सो वर्जन ऑफ डीबीटी इन पीडीएस सिस्टम, ताकि जो रॉन्ग जो लीकेजेस हैं या जो रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशियरीज है उसको कर्व किया जा सके विद इन द पीडीएस सिस्टम. सो ऑल दीज थिंग्स विच हैव इंपॉर्टेंस एंड रेलेवेंस फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दैट आई विल बी डिस्कसिंग इन अ सेपरेट क्लास. ठीक है. So these are the major points which are left in your agriculture sector reforms that we need to discuss, because all these points are related to agriculture, marketing and food security issue. Thereafter, one more topic which will be associated with it is the food producing industries, which has its relevance, and that will be talking about what are the major challenges with all these food processing industries and what are the major points. So Ishan, kindly click a picture of this. Yes, sir. Send it to Divyang. So these are the major points which we need to discuss, and all these things will be discussed in our classes. So that way your agriculture will be holistic. Apart from it, what I'll also be doing, I'll be giving some current data with agriculture, which will be important from your prelims perspective. कि prelims के perspective से क्या importance है agriculture data की. Clear? So these are the things which will be discussed. Now, the another topic which I will start with, that is planning in India. Planning in India. Planning in India has its relevance from a very longer period of time. If we want to see the first planning
अगर हम एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जाएं तो सबसे पहले प्लानिंग आपको कहां दिखती है? द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बन प्लानिंग, हड़प्पा. If we talk about Harappa or Indus Valley civilization, so it was an urban planning जहां पे cities develop थी, proper सारी चीजें, urban development was quite proper there. The नालियां थी, there was proper stairs and other things were developed. So that kind of planning was there, जहां पर हर चीज का एक सिस्टम होता था in the Harappan system. उसके बाद प्लानिंग आपको देखने के लिए कुछ समय के पश्चात आपको वहां पे मिलेगी. कहां पे मिलेगी? जो एंशियंट में अच्छे रूरल्स थे, फॉर एग्जांपल मगध हो गया, मौर्यन एम्पायर हो गया, गुप्ता एम्पायर हो गया, टू सम एक्सटेंट देयर वर पार्ट्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स. संगम लिटरेचर में आपको काफी कुछ मिलेगा. नाउ व्हेन इट कम्स टू मॉडर्न इंडिया, तो प्लानिंग का जो मेजर वो है रोल, वो शुरू होता है 1936 से, व्हेन अ डिमांड फ्रॉम मिस्टर एम.एन. रॉय, इट ऑल स्टार्टेड कि वी नीड अ प्रॉपर प्लानिंग एंड अदर थिंग्स. उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चीजें आती हैं, फिर फाइनली एक डेवलपमेंट होता है 1950 के अराउंड, दैट वाज द डेवलपमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन. इस प्लानिंग कमीशन के पहले सर्वोदय प्लान आया, जिसको जेपी ने दिया था. इस सर्वोदय प्लान के पहले देयर वाज अ बॉम्बे प्लान व्हिच वाज मेजरली बेस्ड ऑन अ कैपिटलिस्ट प्लान. उसके पहले एक गांधीयन प्लान आया था. वो गांधीयन प्लान जो था दैट टॉक्ड अबाउट रूरल डेवलपमेंट बेस्ड ऑन गांधी जीज. ये गांधी जी ने नहीं बनाया था, ये उनके एक बहुत ही अच्छे फॉलोअर ने बनाया था. गांधीयन प्लान के पहले एक कमेटी का भी गठन हुआ था 1938 में. दैट कमेटी वाज रिलेटेड टू प्लानिंग इटसेल्फ. द जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस वाज द हेड ऑफ दैट, बट कुछ ज्यादा रेलेवेंट हुआ नहीं. तो ये सारी चीजें एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जिसका बहुत रेलेवेंस आज की डेट में नहीं है अब. So we need to talk about more what are the objectives, what are the main resources of planning, how planning is being done in India, heavy industries का context कैसे आया, how we shifted to manufacturing to services, कैसे हम jump कर गए agriculture से सीधे services पे, rather more focusing on the manufacturing sector. Everything we'll be discussing how India has been developed in last 75 years and what were the major challenges before India and how India has outcome those challenges, how India's planning commission and India's 5-year plans have helped India to transform, and how Niti Aayog is also helping India in transformation. All these things we'll be discussing in planning in India. I'll take a 3 to 4 minute break and thereafter we'll start the topic planning. See, before starting the planning part, I am thinking to just finish the agricultural reforms और उसके बाद planning करते हैं. ठीक है? I'll tell you everything in this note and you have to write it on your own, this particular thing, and utilize it for your examination. I'll do it in a quick short manner. The first and foremost thing which I need to tell you is related to food procurement and its distribution. The relevance which we get of this particular thing is from the 4th 5-year plan, where we have started the thing of this buffer stock thing. So from 4th FYP in 1969, the concept of buffer stock has been started in the 4th FYP. वैसे तो 1969 to 1974 था, but we started it, and how we have delivered things that we need to know. So first and foremost thing is the objective. Objective क्या था इसका? To ensure food security. Apart from food security, the points were PDS operation and price stabilization. So PDS ऑपरेशन की स्टार्ट की हमने, और प्राइस
stabilization which were at higher side. So these were the major points which we need to focus on. What are these points are? Just look at the video. There are some parts which are getting cut, so I am writing over here the price stabilization. These were the major things, major objectives which were there with your food processing and the distribution system. The CCEA, Cabinet Committee on Economic Affairs, fixes regarding storage, the capacity and the norms for buffer stock and the maintenance by FCI of those buffer stocks. Objective, food security, PDS operation and price stabilization. फिक्स कौन करता है? CCEA, क्या स्टोरेज और नॉर्म्स को कि बफर स्टॉक कितना करना है और मेंटेनेंस के रिगार्डिंग. अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए. व्हाट आर द मेजर challenges with it? So with challenges and issues if we talk about, पहला चैलेंज है एक्सेसिव स्टोरेज का और कैपेसिटी क्या है? लो है. सो एक्सेसिव स्टोरेज लीड्स टू व्हाट? वेस्टेजेस. ठीक है. द अनदर पॉइंट विद इट इज योर लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी एंड मिसमैनेजमेंट एंड करप्शन. अब समझना पॉइंट को, ये पॉइंट जो मैंने लिखे हैं. फर्स्ट थिंग इज एक्सेसिव स्टोरेज. गवर्नमेंट टॉक्स अबाउट अनलिमिटेड स्टोरेज. अब फॉर एग्जांपल कैपेसिटी है 8 मीट्रिक टन की और स्टोरेज लिया है 10 मीट्रिक टन का. सो व्हाट विल बी द प्रॉब्लम? आपको अगर आपने कभी भी एफसीआई या स्टोर स्टेट गवर्नमेंट के गोदाम्स को देखा होगा या न्यूज़पेपर में आप देखते हो तो बारिशों में क्या होता है? बहुत सारा गेहूं, बहुत सारा राशन सड़ जाता है. क्यों? क्योंकि वो खुले में उसको रखते हैं, वो कहीं भी किसी शेडेड एरिया में या किसी अंदर स्टोरेज उसमें नहीं रहता बिकॉज ऑफ एक्सेसिव स्टोरेज विच लीड्स टू व्हाट? वेस्टेज. अब यहाँ पर एक और पॉइंट है. आपको पता होगा जो कच्ची शराब बनती है या देशी शराब बनती है या उसके अलावा अलग फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अल्कोहल बनते हैं, वो कहाँ से बनते हैं? वो नहीं, रॉटन फ्रूट ग्रेन से बनते हैं. सो क्या करते हैं? ये जो वेस्टेज हो रहा है या एक्सेसिव स्टोरेज के थ्रू वेस्टेज हो रहा है, इसको तो वेस्टेज में दिखा देंगे और दूसरी तरफ से क्या करेंगे? ये गवर्नमेंट अफसर उससे पैसा कमाएंगे उसको बेच के. दूसरा पॉइंट, लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी दैट आई टोल्ड यू एंड दैट अगेन लीड्स टू, बिकॉज अगर स्टोरेज प्रॉपर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वेस्टेज होगा. बाहर चूहे मोटे मोटे हो जाएंगे खा के, या उसके अलावा पानी से वो सड़ जाएगा, फिर उससे शराब बन जाएगी और दिल्ली वाले पार्टी करेंगे. देयर आफ्टर मिसमैनेज एंड करप्शन इज ऑल्सो देयर विच आई जस्ट टोल्ड यू. अब एक और प्रॉब्लम है. अगर आपको पता होगा तो जो बैग्स उठाने के लिए जो हुक्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं और जब ये हुक्स यूज किए जाते हैं तो बैग्स क्या होते हैं? फट जाते हैं विच अगेन लीड्स टू द लीकेजेस, जिसमें से गेहूं, पैडी या जो भी है वो गिरता भी है. सो दीज आर द मेजर इश्यूज विद फूड प्रोक्योरमेंट एंड डिलीवरी सेगमेंट जो चैलेंजेस के रूप में है. देन डिफरेंट रोल्स आर देयर और उन रोल्स के बारे में हम बात करेंगे. द बॉडी विच मेंटेन्स एंड स्टोर्स ऑल दिस मेजरली इज व्हाट? इज FCI, जो 1964 में बनी थी, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. अगर आपको पता हो तो सारे मेजर डिस्ट्रिक्ट में FCI के गोदाम या गोडाउन्स और वेयर हाउसेस होते हैं जहां पर व्हाट दे डू? दे स्टोर the buffer stock on the behalf of government. ठीक है, that is one point. इनका जो मेन एम है वो क्या है? maintain the
buffer stock and price stability. So if ever it will be asked, so you will write the aim of FCI is the maintenance or to maintain the buffer stock and price stability. ठीक है, FCI स्टॉक करता है इस चीज को और उस पे काम करता है. Thereafter the other things about FCI करता तो स्टॉक है, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा? Who will distribute it? अब रोल आएगा किसका? PDS सिस्टम का. PDS, Public Delivery System. What it does and how it happens? It is a system under which the government sells agricultural produce to common public via fair price shops. As simple. So you can write it down. आपको याद होगा बचपन में जब आप छोटे होंगे तो आपको साबुन, तेल, चीनी, इवन मिट्टी का तेल और भी बहुत सारी चीजें जो मिलती थी वो इसी फेयर प्राइस शॉप से मिलती थी, जिसको आप राशन की दुकान या राशन शॉप भी कहते थे. There is a contractor who does all this और उसी कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से आपको मिलती थी. अगर आपने नायक मूवी देखी होगी तो लोग चीनी या वो लेने जाते हैं, पता चलता है नीचे से भी करप्शन हो रहा है, ऊपर से भी करप्शन हो रहा है. एंड मोस्ट ऑफ द डेज दे वर क्लोज्ड कि आज माल आया ही नहीं है और वो सामान को इधर से उधर कर देते थे. Again, this PDS system is functioning under FCI on behalf of government. That you need to know. अब होता क्या है समझिएगा इसका. FCI क्या करता है? प्रोक्योरमेंट और स्टोरेज. FCI से कौन लेगा? स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? डिस्ट्रीब्यूशन करेगी और थ्रू PDS फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू दिस विल गो टू कंज्यूमर्स. ठीक है, और टू द कस्टमर्स. क्लियर? सो व्हाट इज हैपनिंग? FCI, स्टेट गवर्नमेंट, फिर FPS फेयर प्राइस शॉप और कंज्यूमर्स और पब्लिक. सो दिस इज हैपनिंग इन योर PDS सिस्टम. आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट टू इट, देयर आफ्टर अब PDS सिस्टम के साथ भी चैलेंजेस है. चैलेंजेस क्या थे जिनको कर्व किया है गवर्नमेंट ने? दैट यू नीड टू नो. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चैलेंज वाज 40 to 50% लीकेजेस थे, जिसको गवर्नमेंट ने काफी हद तक चैनलाइज किया. कैसे? जो राशन कार्ड्स बनते हैं और स्कीम को और ज्यादा इंक्लूसिव बनाया है गवर्नमेंट ने, एंड बिकॉज ऑफ दैट एंड राशन कार्ड द मोस्ट ऑफ द लाइक 27 लाख से ज्यादा फेक राशन कार्ड्स पश्चिम बंगाल में थे. यूपी में तकरीबन अच्छे खासे फेक राशन कार्ड्स थे, या बाकी अन्य जगहों पर जो हुए हैं उसको गवर्नमेंट ने कर्ब किया है, जिसकी वजह से ये लीकेजेस स्ट्रांगली कम हुए हैं. पॉइंट क्या है? नाउ यू हैव एन डिजिटल आइडेंटिफिकेशन, आधार, और अब सब कुछ DBT के थ्रू. यहां पे आप बापू के सेगमेंट को जोड़ सकते हो. बापू या DBT के थ्रू आपको चीजें मिल रही हैं, मतलब बिना अंगूठा लगाए आपको राशन नहीं मिलेगा, चाहे जो भी हो. देन अगेन देयर वाज अनदर इशू with it, that was poor quality of grains. ये करते क्या थे जो राशनिंग शॉप FPS के लोग होते थे, उनके साथ एक सबसे बड़ा इशू क्या होता था? वो जो गुड ग्रेन्स होती थी
उसको एक ठीक रेट पे, मान लो कोई भी चीज, अच्छा चावल आपको आज के डेट में, अच्छा क्या, एक नॉर्मल चावल आपको आज के डेट में 50 रुपए केजी मिलता है। उन्होंने जो उनको सस्ता मिला वो क्या करेंगे, उससे उसकी जगह वो ये क्या करेंगे, वो गुड ग्रेन्स को जो उनको मिली है वो किसको बेच देंगे, नॉर्मल शॉपकीपर्स को बेच देंगे, और उसके बदले एक तो कुछ अमाउंट मिल जाएगा एक्स्ट्रा, प्लस उनसे जो 30 रुपए वाला या उससे खराब क्वालिटी का चावल होगा वो खरीद के वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कई बार मिलावट करके डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, क्वांटिटी तो ज्यादा लगती है बट सेम टाइम इश्यूज आते हैं। बट दिस हैज आल्सो बीन रेक्टिफाइड टू एन एक्सटेंट। आल्सो देयर वर डिलेज इन डिलीवरी। पता चलता था राशन आया ही नहीं है या राशन मिल ही नहीं रहा है, इरेगुलर अराइवल होता था, बहुत सारे पॉइंट्स थे, तो वो भी एक इशू था। देयर आफ्टर देयर वाज अर्बन बायस इन इनिशियल फेज, बट अभी वो बायस काफी हद तक कम हो गया है बिकॉज ऑफ इफिशिएंट डिलीवरी थ्रू आधार एंड अदर मैकेनिज्म्स, एंड द लास्ट वाज द रीजनल डिस्पैरिटी। रीजनल डिस्पैरिटी एक सबसे अहम रोल इसलिए निभाता है क्योंकि रीजनल डिस्पैरिटी की वजह से जहां पे पुअरनेस ज्यादा है, जहां पे लोग ज्यादा पुअर हैं, अनएजुकेटेड हैं, वहां पे लोगों को पता ही नहीं चलता है कि इसका बेनिफिट किस तरीके से और कैसे उठाएंगे। जैसे स्टेट्स लाइक बिहार, वेयर स्टिल थिंग्स लाइक आधार एंड अदर थिंग्स आर नॉट मैंडेटरी, देयर आर सो मच ऑफ लीकेजेस जिसको प्लग कर सकते हैं। ठीक है, अब चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। The next point, after the issues with PDS, there were certain reforms. I told you one reform that was use of DBT, or you can write it use of ICT, Information and Communication Technology. Information and Communication Technology मतलब डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइजेशन से क्या हुआ, DBT की हेल्प से they have cured it to some extent. Then there was a vigilance committee जो कभी कभी एक्टिव होके छापे मारती है जस्ट टू चेक कि सब स्टैंडर्ड सामान तो नहीं दे रहे हैं, जो उनको डिलीवर हुआ गुड वो तो दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। देयर आफ्टर डोर स्टेप डिलीवरी को भी कई जगह प्रमोट किया गया, जैसे कि पायलट प्रोजेक्ट पे शुरू किया गया था चंडीगढ़ में, टू सम एक्सटेंट दिल्ली में, टू सम एक्सटेंट अयोध्या में भी शुरू किया गया था। ये सारी चीजें पायलट प्रोजेक्ट पे की गई सो दैट डोर स्टेप डिलीवरी को इंश्योर किया जा सके वहां पर। Then connecting Aadhaar for unique identification, I have told you again DBT का एलिमेंट हो जाएगा वो। फिर diversification of commodities, they are not just giving what wheat ही नहीं दे रहे हैं और राइस ही नहीं दे रहे हैं, now they had also giving दाल, they are also giving mustard oil और to some extent शुगर भी कई कई जगह पे दे रहे हैं। तो अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं एज पर द नीड ऑफ द कम्युनिटी, एज पर द नीड ऑफ द रिक्वायरमेंट। जैसे मान लो दाल बहुत इन्फ्लेशनरी हो जाए तो उस टाइम पे क्या करेंगे, दे विल ट्राई टू गिव द पल्सेस, अलग अलग पल्सेस का थोड़ा सा प्रोपोर्शन दे सकते हैं। आई टोल्ड यू बापू एंड डीबीटी का यूज यहां पर, बट स्टिल ड्यू टू सर्टेन रीजंस क्या है, कनेक्टिविटी का इशू है बहुत। कनेक्टिविटी मतलब इंटरनेट, बहुत सारी ऐसी जगह जहां पर इंटरनेट प्रॉपर नहीं आता है, सो जो डीबीटी का रूल है वो भी वहां पर प्रॉब्लमेटिक हो जाता है एट टाइम्स। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट कुछ नए पर्पजेस और नई स्कीम्स लेकर के आई है जिससे वो बेनिफिट कर सकते हैं। देयर आफ्टर नेक्स्ट टू इट इज टॉकिंग अबाउट फूड सिक्योरिटी। पीडीएस रिफॉर्म्स के बारे में भी बात हो गई। अब फूड सिक्योरिटी का क्या है, फूड सिक्योरिटी के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, एंड दीज ऑर्गेनाइजेशंस प्ले वेल। अब FAO के बारे में जानो, जस्ट अ मिनट, लेट मी क्लियर इट। फूड सिक्योरिटी, अगर इंडिया में बोला जाए फूड सिक्योरिटी के लिए हमने क्या किया है तो हम क्या बताएंगे, करेक्ट ईशान, NFSA, राइट, यू टोल्ड इट राइट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो 2013 में लाया गया था, जिससे खाने का या भोजन का अधिकार दे दिया गया। अगेन अंत्योदय अन्न योजना, मिड डे मील,
ये जो राशन मिल रहा है, राशन के उस पे गरीब कल्याण अन्न कल्याण योजना भी है। अब क्या है, एफएओ का काम क्या है? एफएओ ये कहता है कि फूड सिक्योरिटी इज समथिंग विच इंश्योर्स कि लोगों को फिजिकली एंड इकोनॉमिकली एक्सेस हो फूड का और न्यूट्रिशन का। दैट इज द पॉइंट फ्रॉम एफएओ विच इज एन एजेंसी ऑफ यूएनओ एंड इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। अब अवेलेबिलिटी ऑफ फूड के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? एक चीज तो ये हो गई, पीडीएस सिस्टम यू कैन राइट। देन there are different technology missions जिसको गवर्नमेंट प्रमोट करे so that better crop productivity हो, better food availability हो। apart from it government is also giving subsidy। अब एक चीज समझो और क्या प्लस पॉइंट है, इनकम सपोर्ट और इनकम को सप्लीमेंट करने के लिए अलग अलग स्कीम्स गवर्नमेंट देगी। अगर इनकम अच्छी होगी तो परचेसिंग पावर अच्छी होगी। देन अगेन द पॉइंट इज द मेजर ऑफ फूड सिक्योरिटी इज adequate and enough quantity and quality of nutritional food should be a right for everybody and should be ensured at the same time। ये भी एक पॉइंट है यहां पर। Then thereafter the other points will be related to, just give me a minute। all the things you can write in food security and thereafter जैसे देखो जो भी चीजें मैंने आपको बताई थी, ठीक है, जो भी चीजें फार्मर की इनकम को सपोर्ट कर रही हैं या सप्लीमेंट कर रही हैं एट द सेम टाइम विच इज सपोर्टिंग द रूरल इकोनॉमी, अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड अदर थिंग्स, ऑल दोज थिंग्स विल कम अंडर फूड सिक्योरिटी। बिकॉज फूड सिक्योरिटी तभी आएगी व्हेन यू हैव द इकोनॉमिक मीन्स, व्हेन यू हैव सम एम्प्लॉयमेंट, सम वर्क जिससे आपको इकोनॉमिकली बेनिफिट होगा एंड देन यू कैन सस्टेन योर लाइवलीहुड। ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी कर सकते हैं, क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग की बात कर सकते हैं। सो ऑल दोज थिंग्स यू कैन इंक्लूड इन योर आंसर, ठीक है। देन देयर विल बी अ स्मॉल होमवर्क ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। आपको इसके मेजर प्रोविजंस को लिखना है बिकॉज दिस हैज बीन आस्क्ड। 60% आबादी की बात होती है, 60% आबादी को कवर करते हैं, इंश्योर करते हैं, जहां पर 75% आबादी जो है आपकी वो रूरल एरियाज की है और तकरीबन 50% आबादी अर्बन एरिया की है विच इज बीइंग कवर्ड फ्रॉम योर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। और इनको बहुत ही कम दामों पर, जैसे प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स को 5 kg पर पर्सन और 35 kg पर हाउस होल्ड अंत्योदय अन्न योजना के माध्यम से। इशू प्राइस क्या है? कोर्स ग्रेन्स के लिए 1 रुपए पर केजी है, गेहूं के लिए 2 रुपए पर केजी है और राइस के लिए 3 रुपए पर केजी है। तो 1 रुपी पर केजी फॉर कोर्स ग्रेन्स मोटा अनाज, 2 rupees per kg for wheat and 3 rupees per kg for rice। ये पॉइंट्स हो गए आपके NFSA के, बट यू नीड टू राइट अ प्रॉपर ड्राफ्ट ऑफ NFSA which is important for your examinations perspective। Clear? Next to it, what next? Which I'll be talking about। अब देखो एक कमेटी है जिसके बारे में तुमको पढ़ना है, शांता कुमार कमेटी, विच वॉज रिलेटेड टू फूड प्रोक्योरमेंट। एंड अगर ब्रॉडली क्लासीफाई करूं तो शांता कुमार कमेटी FCI को लेकर के थी, बफर स्टॉक को लेकर के थी और PDS रिफॉर्म्स को लेकर के थी। अगर इसमें भी बात करूं तो FCI को लेकर के पहली चीज क्या होगी? प्रोफेशनलाइजेशन, जो रेड टेपिज्म है उसको कम करने के लिए। दूसरा, FCI केवल
सरप्लस खरीदे, अनलिमिटेड ना खरीदे ताकि वेस्टेजेस को कम किया जा सके। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या था, ये स्टेट्स को हेल्प करे कि फार्मर्स, जस्ट अ मिनट, को अच्छे प्राइस मिले, विच शुड नॉट बी मच बिलो द एमएसपी। उसके अलावा इनका एक और पॉइंट था, स्टेटमेंट, जो स्टेट्स हैं उनको एक काम और करना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात एफसीआई पे कर लेते हैं। ठीक है। पहली चीज मैंने आपको बताई, प्रोफेशनलाइजेशन। अच्छा, यहां पे दिख नहीं रहा आपको, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा और बीच में आ जाते हैं। शांता कुमार कमेटी एफसीआई की बात करते हैं। एफसीआई पे क्या कहा, पहली चीज प्रोफेशनलाइजेशन, दूसरी चीज स्टेट्स जो हैं अगर उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है एडिक्वेट, किस चीज का, स्टोरेज का, तो एफसीआई को ये कर देना चाहिए, हैंड ओवर कर दे डायरेक्टली इन स्टेट्स को कि दे कैन बाय राइस एंड व्हीट सो दैट दे कैन डायरेक्टली प्रोक्योर। दूसरी चीज, केवल सरप्लस खरीदे, अनलिमिटेड ना खरीदे। तीसरी चीज, स्टेट को हेल्प करे ताकि जो प्रोक्योरमेंट है वो बिलो एमएसपी ना हो। ठीक है। अनदर पॉइंट, ये सब कुछ आपको एक प्रॉपर पीपीटी में मिलेगा, डोंट वरी, आई एम जस्ट टेलिंग यू द मेजर पॉइंट्स सो दैट आपको दिक्कत ना हो उन चीजों में। ठीक है। और जो प्रोक्योरमेंट है, ठीक है, वो स्टेट्स की जो रिक्वायरमेंट है पीडीएस को पूरी करने के लिए बस उतनी ही हो, उससे ज्यादा ना हो। These were certain reforms which were proposed by Shanta Kumar committee. Few reforms have been added, but most of the reforms have not been added because of the political and other reasons as well. तो अभी चीजें almost वैसी ही चल गई हैं। ठीक है। Next to it, recommendations for बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या होता है, एफसीआई जो एक रिजर्व स्टॉक रखता है जिसको वो फर्दर पीडीएस या बाकी चीजों के लिए यूज कर सकता है। ठीक है। एफसीआई क्या कर सकता है, ये जो बफर स्टॉक है ना, बफर स्टॉक को प्रोक्योर करने का वो प्राइवेट स्टोरेज कंपनीज को भी दे सकता है कि ये भी स्टोर कर सके ऑन द बिहाफ ऑफ एफसीआई और ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। एंड इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट जिनके पास अगर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उनको भी दे दे, ये भी एक पॉइंट था। देन देयर आफ्टर द मूवमेंट ऑफ ग्रेन शुड बी कंटेनराइज्ड, रीजन बीइंग जो बैग्स फट जाते हैं उनके लिए कुछ ऐसे भी बैग्स आते हैं जिनमें हुक्स लगे होते हैं, सो वो हुक्स वाले बैग्स का या कंटेनर्स का या बाकी चीजों का यूटिलाइजेशन किया जाए सो दैट स्टॉक्स खराब ना हो, स्टॉक्स का वेस्टेज ना हो। दीज वर द टू मेजर पॉइंट्स फ्रॉम बफर स्टॉक। देयर आफ्टर द पॉइंट वाज रिलेटेड टू पीडीएस रिफॉर्म्स ऑल्सो। पीडीएस रिफॉर्म्स का क्या था उसके बारे में यू मस्ट नो, विच आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि पीडीएस सेटलमेंट में जो लीकेजेस हैं उनको डीबीटी या आईसीटी के थ्रू प्लग किया जाए। देयर आफ्टर जो करप्शन है उसको कर्ब किया जाए। बहुत सारे यही सारे पॉइंट्स हैं उसमें। ठीक है। नेक्स्ट टू इट वी हैव सम मोर पॉइंट्स। वन इज रिलेटेड टू agriculture marketing. Now first and foremost point which I want to know, what is agriculture marketing that you need to know, and thereafter what are the various issues with agriculture marketing that we all should understand. It ensures the sale or purchase of
agriculture goods at different stages. And for this we have agriculture marketing and anaj mandis and other things. What are the major issues, उस पे बात करेंगे, which will benefit what? Consumers. अब इश्यूज क्या क्या है? अगर मैं इश्यूज की बात करूं तो सबसे पहले इशू क्या है? जो सेल डिस्ट्रेस है। दूसरा इशू क्या है? मिडिलमैन, विच लीड्स टू व्हाट? नो फेयर प्राइस, लीड्स टू very less income at the same time. Thereafter, lack in number of proper mandis with adequate infrastructure. This means what? ट्रांसपोर्टेशन का तो एक इशू रहता ही रहता है एंड स्टोरेज का भी काफी बड़ा इशू रहता है, स्टोरेज इशू। ठीक है, इसके अलावा अगली चीज जो है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का इशू है। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट से मतलब है लेस एक्सेस टू credit. Thereafter, the another point is lack of standard weight and measures that also leads to the issue. इसमें से बहुत सारे issues को plug भी किया है गवर्नमेंट ने अलग अलग levels पर, and all those issues have been plugged with different segments and points of the government and government system. So what are those points which we need to know, and there are a lot of things which we understand at the same time. अच्छा, ये 6 पॉइंट हो गए। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वोलेटिलिटी ऑफ मार्केट, लैक ऑफ ग्रेडिंग। ग्रेडिंग से क्या है? गुड क्वालिटी, बैड क्वालिटी, एवरेज क्वालिटी, ये सब इंश्योर नहीं हो पाता। सो दीज आर द सर्टेन इश्यूज विद एग्रीकल्चरल मार्केटिंग विच गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू डू विद डिफरेंट रिफॉर्म्स, सेट ऑफ रिफॉर्म्स, कि इसको गवर्नमेंट कैसे बेटर कर सकती है। सो इफ वी एड ऑन द गवर्नमेंट मार्केटिंग, लाइक दे हैव रेगुलेटेड द मार्केट्स विद मॉडल एपीएमसीज, एपीएमसी मंडीज के थ्रू रेगुलेट करने की कोशिश की गई ताकि जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, अनफेयर प्रैक्टिसेस क्या हैं? जैसे जो मिडिलमैन का कोलिशन होता है, कोलिशन क्या कर लेते हैं कि इससे ज्यादा प्राइस पे हम खरीदेंगे नहीं, बेचना ही नहीं है अपने को वो, प्लस प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर वाज नॉट देयर, सो थ्रू एपीएमसी मंडीज दे हैव ट्राइड टू टैकल इट। ऑल्सो the metric system they have adopted after 1958 and more effective utilization has led to proper standard and weights measure. Thereafter, the points are related to the Agricultural Produce Act which came into being. एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एक्ट के अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट ने स्टेप बाय स्टेप की हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन को बेटर करने के लिए, स्टोरेज फैसिलिटीज़ को बेटर करने के लिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स और पीपीपी के बेसिस पे स्टोरेजेस को डेवलप किया गया अलग अलग मंडीज में। फिर और अच्छा करने के लिए ईपीएमसी को ईनाम से जोड़ा गया, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग से जोड़ा गया, सो दैट बेटर प्राइस और ये चीज़ें आ जाएं। देन क्वालिटी कंट्रोल के लिए नाउ वी हैव एग मार्क, दैट इज एग मार्क, यूपीएससी का क्वेश्चन है ये। एग मार्क इज रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, जो नागपुर से शुरू हुआ था, इशू करने की बात की गई एग मार्क सर्टिफिकेट्स को। नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स, लाइक नेफेड है, ट्राइफेड है, ये सारी बॉडीज हैं जिनको प्रमोट करने के लिए बनाया गया था क्या? एग्रीकल्चर गुड्स की
मार्केटिंग को, दैट इज द स्टेप बाय द गवर्नमेंट। सो नेफेड क्या था, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो एपेक्स एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन है मार्केटिंग का, ठीक है। ट्राइफेड इज रिलेटेड टू ट्राइबल रीजन में जो वो होते हैं आपके मिनिमम फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गए या अदर प्रोड्यूस हो गए, उनके से रिलेटेड है। देयर आफ्टर परचेजेस और उसको एक्सप्लॉयटेशन मिडिलमैन से बचाने के लिए भी गवर्नमेंट ने काफी स्टेप्स लिए हैं, और गवर्नमेंट आगे चल के वो स्टेप्स को बढ़ाते ही जा रही है। देन देयर आर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट ऑन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की क्या क्या और चीजें सरकार ने की हैं। सो योर स्मॉल होमवर्क विल बी, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने लिए हैं फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ये आपको लिख के ले आना है, and you have to share it on the WhatsApp number given or the portal itself, that will help you. Everything I have told you कि क्या क्या किया है एग्रीकल्चर मार्केटिंग को करने के लिए, प्रमोशंस के लिए क्या किया है या बाकी चीज़ों के लिए क्या क्या चीज़ें की हैं, ये सब कुछ मैंने आपको बताया। जैसे FCI ही है, PDS ही है, स्टोरेज फैसिलिटी जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है, कहाँ पे, सेंटर के अपने वेयर हाउसेज हैं, स्टेट के अपने वेयर हाउसेज हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ MSP के थ्रू जो प्राइस सपोर्ट दिया है फार्मर्स को, ताकि जो मार्केटिंग है वो अच्छी हो और इनकम भी बढ़े, प्लस सप्लीमेंट कर रहे हैं स्कीम्स के थ्रू लाइक PM किसान, फसल बीमा योजना, ये सब कुछ यहाँ मेंशन कर सकता हूँ। उससे क्या होगा, किसानों को सप्लीमेंट करें अलग अलग लेवल्स पे, प्लस चैनल्स लाइक DD किसान और किसान विज्ञान केंद्र and other केंद्र which you can utilize it over. So all these points are there for making better agriculture market at the same time. So these were the points which you need to know from your examination perspective. Now let's go back to the topics. What government is projecting? Digital public infrastructure for agriculture. The government is also saying few things which you need to know. Public infrastructure for agriculture. The finance ministry said that digital public infrastructure for agriculture will be built as an open source, open standard and interoperable public goods. इसमें होगा क्या, क्रॉप एस्टिमेशन में हेल्प मिलेगी, मार्केट इंटेलिजेंस में हेल्प मिलेगी और एग्रीटेक टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स को ग्रो करने के लिए हेल्प मिलेगी। अब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात करोगे तो ये क्या है, जो भी डिजिटल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं अलग अलग लेवल पे, यहाँ पे ENAM जोड़ सकते हो, यहाँ पर आधार जोड़ सकते हो, यहाँ पर और भी चीज़ें जोड़ सकते हो। वो सारी चीज़ों का यूटिलाइजेशन क्या करना है, DBT के माध्यम से या अन्य माध्यम से, फार्म इनपुट्स का एक्सेस बढ़े, क्रेडिट इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें बढ़े, और एक प्रॉपर सेंट्रिक है, लाइक इट विल इनेबल इंक्लूसिव फार्मास्यूटिक सॉल्यूशंस थ्रू रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज। उसके बाद एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड का भी गवर्नमेंट ने एक प्लान अप किया है ताकि इंकरेज कर सके एग्री स्टार्टअप्स को, ठीक है, यंग एंटरप्रेन्योर्स में। सो दिस इज वन थिंग। देयर आफ्टर प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, कॉटन की प्रोडक्टिविटी के लिए एक अलग प्रोग्राम है, हॉर्टिकल्चर मिशन के थ्रू हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को, ताकि क्या होगा, हॉर्टिकल्चर क्रॉप से बेटर मार्केटिंग हो सकती है। ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स, मिलेट्स को एक बड़ा प्रोजेक्शन देने की कोशिश है, एग्रीकल्चरल क्रेडिट्स की बात है, कोऑपरेशंस के थ्रू मार्केटिंग को और अच्छा करने की बात है। सो ऑल दीज पॉइंट्स फ्रॉम एग्रीकल्चर यू आर हैविंग इन योर बजट एज वेल. So these are the major points and major thoughts which you need to know from your examination perspective, and all these make your things more important from agriculture point of view. So this was it from agriculture and agriculture sector in India, agricultural reforms in India. Whatever I have told you will be given to you in the note, will